आपने देखा हो अपने पेशेंट्स में कि पेशेंट्स लेट आ रहे हैं या स्टेज क्रॉस, कभी कभी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं लोग, तो वहाँ कहाँ गलतियाँ, कहाँ चूक वो लोग करते हैं? अगर बुखार बार बार आ रहा है, ब्लीडिंग गम्स है, लाइट ब्रशिंग करने पे भी ब्लीडिंग हो रहा है, वेट लॉस है, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अब बच्चों में भी बहुत कैंसर की बढ़ती बीमारी देखी जा रही है, वजह क्या बताएंगे? बच्चों में ये बीमारी का जो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 10% लोगों तो ओवरऑल मैलिग्नेंसीज का ये 10% प्रोपोर्शन है। तो इसमें आगे क्या और ऐसा थेरेपी है जिससे मरीज का आउटकम बेहतर हो सकता है, या इसमें कोई फैमिलियल पेडिग्री तो नहीं है। रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है, सर्जरी सर्जन द्वारा ही करी जा रही है। डॉक्टर साहब इसको अगर छेड़ देंगे तो ये फैल तो नहीं जाएगा, पर बिलीव मी अगर बायोप्सी कर दी जाएगी तो वो फैल जाएगा। 40% एक छोटा नंबर नहीं है। जितने भी कैंसर केसेस हैं उनमें लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेने हैं। सभी जानते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी एक्टिविटी क्या होता है, बट सिर्फ तंबाकू और अल्कोहल से होते हैं। अगर किसी मरीज को कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये एंड ऑफ लाइफ है। कैंसर इज नॉट ए डेथ सेंटेंस एंड अर्ली स्क्रीनिंग कैन सेव लाइफ। आजकल अच्छे बेहतर ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी जान बचाई जा सकती है, आपका ऑर्गन बचाया जा सकता है। कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम सब घबराते हैं, बात करने से भी झिझकते हैं। आसपास रिलेटिव्स में किसी को भी ना पता चले कि हम कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस पर भी पर्दा डाल कर रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत कुछ नया आ रहा है। बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आपका ये ट्रीटमेंट मानो इतना स्मूथ हो जाएगा जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप कुक्कड़। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल, आपके पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत बड़ा बदलाव ट्रीटमेंट, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट में देखा होगा। क्या बदलाव आपको दिखाई देते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर अब पेशेंट्स को डरने की जरूरत नहीं? कैंसर के फ्रंट में देखें तो लास्ट 10 से 20 सालों में एक रेवोल्यूशन या एक क्रांति जैसी आ गई है। अगर मरीज की पेशेंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ है तो उससे कहीं ज़्यादा ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट्स हुए हैं। शुरुआत से अगर बात करूं तो डायग्नोस्टिक फ्रंट पे पेट स्कैन एक ऐसा टूल है जिससे मरीज का एग्जैक्ट एक्यूरेट स्टेजिंग किया जा सकता है। जो टेस्ट पहले कहूँ कि 100 में से 1 मरीजों में किया जाता था, आज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेशेंट कैन go to any hospital and do it. So it is nowadays very accessible to patients. दूसरी बात कि अगर सर्जिकल फ्रंट पे बात करूं तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन की बात करी जाती है। आज से 10-20 साल पहले हम ये सोचते थे अगर एक पर्टिकुलर अंग में हो गया तो उस अंग को ही निकाल दिया जाए, पर अभी ऐसा होता है कि जहां तक हो सके उस अंग को या ऑर्गन को प्रिजर्व करने की कोशिश करी जाती है। मेडिकल साइंस की बात करूं या मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूं तो कीमोथेरेपी के नाम से लोग घबराते थे, पर आज इम्यूनोथेरेपी आ गया है जिससे कि मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट है, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। टारगेटेड ट्रीटमेंट में पार्प इनहिबिटर जैसी टैबलेट्स आ गई हैं, हार्मोनल थेरेपीज हैं जिससे कि रिकवरी तो फास्ट है ही, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। सो मेडिकल फ्रंट पे तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी अवेलेबल है। और इम्यूनोथेरेपी तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसमें इम्यूनोथेरेपी का रोल अब ना बचा हो। रेडिएशन फ्रंट की बात करूं तो ऐसे इनएक्सेसिबल ट्यूमर जिनमें कि सर्जन का हाथ पहुंचना मुश्किल है, उन ट्यूमर्स को भी पर्टिकुलरली एक ऐसी रेडिएशन की टेक्निक्स SBRT, गामा नाइफ से टारगेट किया जा सकता है ताकि मरीज की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। सो ओवरऑल ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट लास्ट 10-20 सालों में हमें देखने को मिले हैं। राइट। डॉक्टर संदीप, ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि ट्यूमर बोर्ड, व्हाट यू कॉल इट, बिकॉज क्या दर्शाता है ये, क्या एलैबोरेशन मिलती है इससे लोगों को? मतलब लोगों को आजकल इंटरनेट से बड़े नए नए वर्ड पता लग रहे हैं, तो मैं भी शायद क्यूरियस रहूंगी इससे जानने। सो ट्यूमर बोर्ड कोई ऐसा
परीक्षा वाला बोर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि ट्यूमर बोर्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक छत के नीचे या एक रूम में हर मरीज का एक केस, एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर की तरह 6 या 7 लोग एक्सपर्ट्स, जिन्हें आप कह सकते हैं मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, पैथोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, बहुत सारे लोग, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ये उस बोर्ड का हिस्सा होते हैं। और एक पर्टिकुलर चैलेंजिंग केस को डिस्कस किया जाता है कि कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ये सवाल आता है कि किसी एक पर्टिकुलर मरीज को पहले ऑपरेट कर दिया जाए या उसमें पहले कीमोथेरेपी दिया जाए या पहले रेडिएशन दिया जाए। उन चीज़ों पे डिबेट होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ताकि इन सब का उद्देश्य या गोल एक ही है कि मरीज को एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि मरीज की बीमारी जड़ से खत्म की जा सके। सो ये वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस होता है। ट्यूमर बोर्ड इज लाइक ए कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर अंडर वन रूफ। राइट। एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी आज के टाइम में बहुत इन हो चुकी है। खाना पकाने से लेकर अब तो आपके हॉस्पिटल्स में रोबोट जैसी टेक्निक्स हैं। तो कैंसर की बीमारी से लड़ने में कितनी हेल्प मिलती है रोबोटिक टेक्नोलॉजी से? रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कैंसर ट्रीटमेंट का एक अभिन्न अंग है। मेजॉरिटी कैंसर्स में आप देखेंगे, यूरोलॉजिकल कैंसर्स जितने भी हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर्स हैं, ब्लैडर कैंसर्स हैं, गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, जहाँ पे स्पेस, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर मैन्यूवरिंग करके सर्जन को डिजीज को निकालना पड़ता है। सो उन स्पेसिस में जहाँ पे सर्जिकल हैंड उतना कारगर नहीं है, लैप्रोस्कोपी उतना कारगर नहीं है, उसमें एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा या रोबोट के द्वारा सर्जरी की जाए तो उसके आउटकम्स कहीं बेहतर है। नंबर 1 कि आप उसमें डिजीज को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ये जानना चाहूँगी, लोग डरते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर से ही करवानी है सर्जरी, रोबोटिक से नहीं करवानी? मैडम, रोबोटिक टेक्निक का मतलब ये है कि रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है। सर्जरी सर्जन द्वारा ही करी जा रही है। तो रोबोटिक एक मशीन है जिसको हम आम भाषा में एक सर्जिकल रोबोट कहते हैं। सर्जन उस मशीन पे बैठ के अंदर उसको विजुअलाइज करके उसके हैंड्स को यूज करके उन जगह पे पहुंचता है जहां पे डिजीज को निकालना मैकेनिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता है, बट सर्जरी इज परफॉर्म बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। हाँ, ये लोगों को बहुत मिथ है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो तो रोबोटिक सर्जरी करते हैं। तो वो शायद बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसीज में, गायनेक मैलिग्नेंसीज में अगर डेटा की बात करें तो आई वुड से 50 to 60% ऑफ द सर्जरीज नाउअडेज आर बीइंग डन वाया द रोबोटिक टेक्निक। राइट। एंड पेट स्कैन पे जैसे आपने चर्चा की, पेट स्कैन के बारे में भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें अनक्लियर हैं। बहुत से लोग कहते हैं ट्रीटमेंट हो गया, अब पेट स्कैन की जरूरत नहीं है, और पेट स्कैन अर्ली स्टेजेस पे भी हो सकता है, लोगों को ये नहीं पता है। फिर उसके बाद बायोप्सी के लिए भी लोग बहुत डरते हैं, सुई नहीं लगवानी है, सुई से कैंसर फैल जाएगा। तो इन मिथ्स को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक पेट स्कैन की बात करो तो पेट स्कैन सिंपल एक स्कैन है, जैसे आप सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए जाते हैं, बट ये एक तरीके से एक फुल बॉडी स्कैन है, फुल बॉडी चेकअप आप कह सकते हैं, जिसमें कि एक माइन्यूट डिटेल से आपको एक ही स्कैन के अंदर उन चीज़ों का पता चल जाता है जिसको आप अगर होल बॉडी एमआरआई या सीटी करेंगे तो कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे। सो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीजी बेस्ड टेक्निक एंड सीटी बेस्ड टेक्निक। सो दो टेक्निक्स को ओवरलैप करके हम उसको, मेजॉरिटी केसेस में हम एफडीजी पेट करते हैं, ऑल्दो अलग अलग स्कैन्स का नाम भी है। बट अगर पेट स्कैन की बात करूं तो प्रॉपर स्टेजिंग के लिए इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। दूसरा सवाल आपने पूछा कि बायोप्सी के रिगार्डिंग। सो बायोप्सी के लिए हर मरीज का मेरे ओपीडी में सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसको अगर छेड़ देंगे तो ये फैल तो नहीं जाएगा? पर बिलीव मी, ये यूनानिमसली अक्रॉस द ग्लोब ये प्रैक्टिस है कि अगर किसी डायग्नोसिस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। सो आपको अगर डायग्नोसिस की जड़ तक पहुंचना है, आपको पता करना है कि ब्रेस्ट कैंसर का टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या दवाइयां मुझे सेलेक्ट करके देनी है, सो उसमें बायोप्सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली मैं ये भी क्लियर करूंगा कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जैसे जर्म सेल ट्यूमर्स हो गए, कई बार शुरुआती स्टेजेस में ओवेरियन कैंसर्स आते हैं जिसमें कि स्कैन बेस्ड टेक्निक के में ही डॉक्टर को लगता है कि सीधा निकाल देना संभव है और निकाल देना चाहिए। उन केसेस में बिना बायोप्सी के भी ट्रीटमेंट किया जाता है, बट
विद अ डिस्क्लेमर आई वुड से इन चीज़ों की चर्चा अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से करें। बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं, या वो उसको सुई लगाने से वो फैलेगा या नहीं, अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर उसकी सलाह लें। बट बिना बायोप्सी करे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बायोप्सी कर दी जाएगी तो वो फैल जाएगा। जैसे एक सिंपल बुखार है, अगर आपको ये नहीं पता कि वो मलेरिया है, वो डेंगू है, वो चिकनगुनिया है या वो टाइफाइड है, तो खाली पैरासीटामोल की गोली लेने से बुखार ही उतरेगा। जी राइट, बिल्कुल जी। डॉक्टर संदीप, लाइफस्टाइल को कितना हावी मानते हैं? बिकॉज लाइफस्टाइल से ही जुड़ी है आज के टाइम में सोशल मीडिया पर हम सब रील्स के हैं, तो मुझे लग रहा है एक तरीके के मरीज ही हो गए हैं हम। दुनिया जहान की नॉलेज हमें रील से मिल जाती है। लोग ट्रीटमेंट्स तक अब सोशल मीडिया से, गूगल से देख देख के करना शुरू हो गए। तो व्हाट यू थिंक कि जेनजी का इशू है, हमारा इशू है, ये चूक कहाँ हो रही है? सो लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर किताबी भाषा में कहूँ तो 40% ऑफ द कैंसर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। 40% एक छोटा नंबर नहीं है। जितने भी कैंसर केसेस हैं उनमें लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अपने लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर चेंजेस लाएं। ये वो दौर नहीं है जो हमने अपने बचपन में 25-30 साल पहले देखा है। वैसी फूड हैबिट्स या वैसी एक्टिविटी, वैसी एक्सरसाइज, वैसा फिजिकल वर्कआउट ना अब रहा है और ना वो आगे रहेगा। सो कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेने हैं। सभी जानते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी एक्टिविटी क्या होता है, बट बहुत कम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बट आपके चैनल से आई थिंक ये मैसेज डिलीवर करना जरूरी है। जैसे 20%, 25% कैंसर सिर्फ तंबाकू और अल्कोहल से होते हैं। सो उनको आप जीवन में नहीं करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो रिस्क कम हो जाता है। राइट। एंड अगर वे ऑफ ट्रीटमेंट की बात हो, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि और कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रहा है और कुछ एड ऑन्स होंगे और जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद? सो मैडम, दो चीजें हैं कि मुझे लगता है एक चीज तो ये कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। जैसे हम बायोप्सी के ट्यूमर के टाइप को देखते हैं, तो आजकल उस बायोप्सी के सैंपल को सेंगर सीक्वेंसिंग से, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से आप ट्यूमर के डिटेल में 300, 400, 500 जीन्स तक आप स्टडी कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आगे अनुवांशिक या फैमिली में जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड बिलीव मी, ये हमें भी ये सोच के हैरानी होती थी कि ऐसी कोई टेक्निक होगी आज से 10 साल पहले। और आज हम अपने क्लिनिक्स में ही मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो 3 या 4, 10 में से 3 या 30 to 40% पेशेंट में हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज कर रहे हैं टू स्टडी द ट्यूमर टाइप्स, कि इसमें आगे क्या और ऐसा थेरेपी है जिससे मरीज का आउटकम बेहतर हो सकता है, या इसमें कोई फैमिलियल पेडिग्री तो नहीं है कि फैमिली में अगर ये जाएगा तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में डायग्नोस्टिक्स विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड above all, artificial intelligence is there to stay. It will be for the patient's benefit also and for the doctor's benefit also. अब जैसे आपने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात की, आजकल जब बेबी होता है तो कॉर्ड से फ्लूइड लिया जाता है, क्या वो भी ये सब चीजों में हेल्पफुल रहती हैं? उन चीजों से आप इलाज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ब्लड रिलेटेड कैंसर्स में स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का रोल है, लेकिन इंडिया में बहुत सेलेक्टेड सेंटर्स पे ही वो फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे स्टेम सेल्स को हम क्रायो प्रिजर्व करके आगे फ्यूचर में अगर गॉड फॉरबिड अगर किसी की फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उस स्टेम सेल्स को यूज करके मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाए। बट वो थेरेपी बहुत नीश स्टेजेस में है और बहुत कम सेंटर्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर संदीप, ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ल्यूकेमिया से गुजर रहे होते हैं, तो क्या ऐसा कभी आपने देखा हो अपने पेशेंट्स में कि पेशेंट्स लेट आ रहे हैं या स्टेज क्रॉस, कभी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं लोग, तो वहाँ कहाँ गलतियाँ, कहाँ चूक वो लोग करते हैं? सो ब्लड कैंसर्स की बात करें तो ब्लड कैंसर्स में बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स हैं
अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अगर बुखार बार बार आ रहा है, ब्लीडिंग गम्स हैं, मुंह में से अगर आपके लाइट ब्रशिंग करने पे भी ब्लीडिंग हो रहा है, वेट लॉस है, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अपने हेमेटोलॉजी एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट से उसकी सलाह लें। और जो ल्यूकीमियाज की आपने बात करी, लिम्फोमाज की आपने बात करी, कहीं ना कहीं अक्यूट वाले मरीज हॉस्पिटल में जल्दी आते हैं, क्रॉनिक वाले पेशेंट्स में बहुत बार डिले हो जाता है, कि जैसे आपने बात करी कि बहुत लेट स्टेजेस में पेशेंट का हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन होता है। बट स्टिल आई वुड से क्रॉनिक मैलिग्नेंसीज में और अक्यूट मैलिग्नेंसीज में आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे मैंने शुरुआती मेरे टॉक में कहा कि टारगेटेड थेरेपीज द्वारा, टैबलेट्स के द्वारा, imatinib is one drug which has been there since last approximately 25 years and we have seen patient जो 2003-2004 से वो गोली खा रहे हैं और आज 25 साल बाद भी बिल्कुल ठीक है। सो ऐसी ड्रग्स या ऐसे इनोवेशंस आर रियली अ बून टू द सोसाइटी। राइट। अब जैसे सर्दी चल रही है तो कैंसर पेशेंट्स को कैसे खुद को ठीक रखना है? ब्रीदिंग इश्यूज होते होंगे कुछ लोगों को, या फिर एयर पोल्यूशन इतना है, तो ऐसे में मतलब खासकर सर्दियों में पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को कैसे आप खुद को ठीक रखना चाहिए? सो हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। कहीं ना कहीं अगर क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क का यूज करें। शुरुआती साइंस, अगर कोई पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी है, पर्टिकुलरली लंग कैंसर पेशेंट्स ऑन इम्यूनोथेरेपी है, तो वेरी फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ फीवर, कॉफ, तुरंत अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से सलाह लें। इन चीजों को अवॉइड करके वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ विंटर आप अपने एक्सपर्ट से वैक्सीनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी जानकारी है, मुझे लग रहा है अगर ये आप डेली यूज में लाएंगे तो आपका इन्फेक्शन से, पर्टिकुलरली लंग कैंसर वाले मरीजों का, आप बच सकते हैं। और आई थिंक ज्यादातर हमारे फेफड़े वाले मरीजों को ड्यूरिंग द विंटर सीजन ही प्रॉब्लम आता है, एंड थ्रू आउट द ईयर दे स्टे हेल्दी। राइट। एंड डॉक्टर, पैलिएटिव केयर के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। एंड बहुत से लोगों को ये मिथ है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में ही ये केयर दिया जाना चाहिए। इस पे पैलिएटिव केयर या सपोर्टिव केयर का मतलब ये है कि जब बहुत सारे भी ये एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडिया में अब रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कैंसर साइंसेस में भी अलग से हम कोशिश कर रहे हैं कि पैलिएटिव वार्ड्स में मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाए, दोज हु आर टर्मिनली इल। सो ऐसे पेशेंट्स जिनमें पेन रिलेटेड सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट जिनमें की पेन की कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है, बार कोई फ्लूइड ड्रेन करना पड़ता है, सो ऐसे पेशेंट्स को आप सपोर्टिव केयर थेरेपीज के लिए ले सकते हैं, ताकि फैमिली को मॉरली सपोर्ट किया जा सकते है एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ केयर मरीज को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो एटलीस्ट पेन रिलीफ जर्नी अपने एंड पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल, मुझे लगता है जब से ये यहाँ लोगों को और खासकर कैंसर पेशेंट्स को मुंबई, दिल्ली या अब्रॉड जाने की अब जरूरत नहीं रही है, तो लोग नियर बाय हैं और आ सकते हैं, कनेक्टेड हैं। तो अगर कनेक्टेड की बात करें तो क्या क्या हॉस्पिटल की तरफ से ऐसे इनपुट्स हैं जो पेशेंट्स को हेल्पफुल होते हैं? जैसे अगर वो घर पे हैं या नहीं आना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स उनको पहुंचा दी जाती है, तो हाउ यू गाइस आर डीलिंग विद दिस? अगर पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कैंसर साइंसेज की बात करूं तो पहली चीज जब हमने शुरुआत करी तो ये 2006 का एस्टेब्लिश्ड कैंसर हॉस्पिटल, ट्राई सिटी का सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है। Which means you completed 20 years. So you can say so. Right. So I think सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर, हर मरीज को जो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड सेट प्रोटोकॉल्स है, ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के तहत मरीज को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों के घर तक भी पहुंचा जाए। कई बार ऐसा होता है पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो एक रैंडम एक्सेस टीम बना के उन पेशेंट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उनके इमरजेंसी के टाइम में पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल उनके साथ खड़ा हो। और जहाँ तक डे केयर की सवाल है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है मरीज अपनी फैमिलीज के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डे केयर कीमोथेरेपी करके मरीज को ड्यूरिंग द डे टाइम उसका ट्रीटमेंट पूरा करके सेम डे मरीज को घर भेज दिया जाए।
अगर रखने की ज़रूरत है तो एक ऐसे अलग वार्ड में मरीज को रखा जाए जहाँ पे हम रूटीन पेशेंट्स ना रखें, तो कहीं ना कहीं क्रॉस इन्फेक्शंस का भी एक डर होता है। सो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, चाहे वो रैपिड एक्सेस टीम हो, चाहे वो डे केयर कीमोथेरेपी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर टीम का कॉन्सेप्ट हो, सो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम पाक ग्रेशन हॉस्पिटल के थ्रू मरीज के लिए एक बेहतर कैंसर सेवा प्रदान करना चाहिए। राइट। एंड लास्टली आई गेस 2 more questions from my side. बच्चों में भी बहुत कैंसर की बढ़ती बीमारी देखी जा रही है, वजह क्या बताएंगे? क्या ये जेनेटिक है, क्या ये लाइफस्टाइल अगेन, और समथिंग? सो बच्चों में कई बार, बहुत बार, जैसे आपने कहा कि मरीज आके ओपीडी में सवाल पूछता है कि भाई फलाने लोग तो इतने साल से अल्कोहल और टबैको ले रहे हैं, उनको हो गया, हमारा तो अभी जीवन शुरू ही हुआ है, बच्चों को कैसे हो गया? बट इनके पीछे बहुत सारे रीजंस अननोन भी हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिलियल फैक्टर्स, आपका फैमिली पेडिग्री, ये चीजें हैं विच आर स्टिल, आई वुड से आने वाले समय में और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों में ये बीमारी का जो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 10% लोगों ओवरऑल मेलिग्नेंसीज का ये 10% प्रोपोर्शन है। सो कहीं ना कहीं हम भी, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज आर द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन चिल्ड्रन। सो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग से पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी या पीडियाट्रिक विंग शुरू किया जाए, ताकि ल्यूकीमियाज बच्चों में जो बीमारियां उनको भी उसी अग्रेसिवनेस से ट्रीट किया जाए जितना हम एडल्ट पेशेंट्स को करते हैं। राइट। एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को? खुद को कैसे हेल्दी रखें, अर्ली डिटेक्शन कैसे हो कैंसर के मामले में, और अगर डिटेक्शन हो जाती है तो कितना जल्दी डॉक्टर के पास, और या फिर यूं कहें कितना जल्दी पाक ग्रेशन हॉस्पिटल में आना चाहिए? मैं 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज, कैंसर इज नॉट ए डेथ सेंटेंस, नंबर 1, एंड अर्ली स्क्रीनिंग कैन सेव लाइफ्स। अगर किसी मरीज को कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये एंड ऑफ लाइफ है। आजकल अच्छे बेहतर ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी जान बचाई जा सकती है, आपका ऑर्गन बचाया जा सकता है, बट उसके लिए अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लें। एंड नंबर 2, जहाँ तक हो सके जो स्क्रीनिंग के सेट प्रोटोकॉल्स हैं, अगर किसी फीमेल का 40-45 साल में एक बार मैमोग्राफी किया जाना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड हेल्प ग्रुप्स की तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए कि हम बीमारी को जल्दी स्टेजेस में डायग्नोज कर सकें, जहां पे उसका पूरा ट्रीटमेंट भी संभव हो और इलाज में भी खर्चा उतना ना आए जितना हम अगर मरीज एडवांस स्टेजेस में आता है जितना हो। सो डॉक्टर, लोगों के इंश्योरेंस भी आजकल होते हैं, आयुष्मान जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई हैं वो भी लोगों ने ली हुई हैं, और कैशलेस बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ऐसी कौन सी एरियाज हैं जो पाक ग्रेशन हॉस्पिटल कवर करता है, और जहां लोगों को बहुत कम पैसे जो हैं अपनी बीमारी के लिए देना पड़ते हैं? सो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो ऐसा लोगों से ये सुनने को मिलता था कि अगर कैंसर की किसी को बीमारी हो गई तो घर बिक जाता है। जी। सो मुझे लगता है 2019 के बाद जब ये आयुष्मान योजना लॉन्च हुई है, उसके बाद मरीजों को इसका फायदा मिला है। वो स्कीम ना सिर्फ सेंटर बल्कि स्टेट्स ने भी उसको इनकॉर्पोरेट करके मरीजों तक उसका लाभ पहुंचाया है। पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल में ना सिर्फ सरकार द्वारा सेंट्रली या स्टेट स्कीम्स आयुष्मान के तहत इलाज होता है, बल्कि सभी इम्पैनल्ड पेशेंट, चाहे वो आर्मी से एक्स रिटायर्ड, ECHS, ESI, CGHS, CAPF, गवर्नमेंट इंश्योर्ड स्कीम्स, प्राइवेट TPAs, सो जहाँ तक भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं मरीज को मदद पहुँचा के एक कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए, एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए विच इज मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल टू द सोसाइटी। राइट। थैंक यू सो मच। आपने बहुत एलेबोरेटिव वे में हमारे व्यूअर्स भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जो हमारे दिमाग में कैंसर से रिलेटेड मिथ्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और आज जैसे कि आपने बोला कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो गई है तो उसे आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से और अपनी जो भी आपको लगता है कि कहाँ आपको जाना चाहिए उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एंड उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से दी गई नॉलेज लोगों के काम आए। और बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। थैंक यू।